स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे एक है अ केस ऑफ होमोसाइड 19th सेंचुरी। उसमें फूको ने ये बताया कि एक आदमी बच्चा था राइवर, तो राइवर ने फ्रेंच पीजेंट था ये, तो उसने क्या किया, अपनी माँ और बहनों को कत्ल कर दिया। 17 साल का बच्चा था, उसने अपनी माँ और बहनों को कत्ल कर दिया। तो जब उसने कत्ल कर दिया तो उसके ऊपर केस चला। जब ड्यूरिंग ट्रायल राइवर ने अपनी ज़िंदगी कहानी लिख दी एक ऑटोबायोग्राफी की सूरत में। तो लोग जो थे, चूँकि इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान थे कि किस किस्म की इस बच्चे ने हरकत की है, तो लोगों ने उसका जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पढ़ी। तो उस ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा जब लिटरेचर के लोगों ने, फ्रेंच लिटरेचर के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि राइवर ने फ्रेंच लिटरेचर का मास्टरपीस प्रोड्यूस किया है, यानी कि डायलॉग की सूरत में उसने वो अपनी ज़िंदगी कहानी लिखी थी। तो उस लिखे हुए टेक्स्ट को आर्टिस्टों ने क्या कहा कि ये एक लिटरेचर का मास्टरपीस है। उसी टेक्स्ट को जब लॉयर्स ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है कन्फेशन है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि राइवर जो है वो एक कातिल है और इसके फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज होता है, और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि ये एक क्रिमिनल है, लिहाजा ही शुड बी हैंग्ड हाई। उसी टेक्स्ट को देकर हिस्टोरियंस ने भी पढ़ा, और जब हिस्टोरियंस ने उसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि राइवर ने अपनी इस टेक्स्ट के अंदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दिया। तो ही इज अ क्रिटिकल हिस्टोरियन। और उसी टेक्स्ट को साइकोलॉजिस्टों ने जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि राइवर मेंटली सिक है, लिहाजा इसका इलाज होना चाहिए। तो इस सवाल ये है कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ, जिस तरह आप कह सकते हैं पीएचडी थीसिस है कोई भी, उस टेक्स्ट को जब ये डिफरेंट लोग जो सारे नॉलेजेबल लोग हैं अलग अलग नतीजों पे क्यों पहुंच रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ हिस्ट्री और द पैरामीटर्स ऑफ लिटरेचर और द पैरामीटर्स ऑफ साइकोलॉजी और द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, जो अपनी अपनी एक्सक्लूसिवनेस के साथ ये बता रहे हैं कि राइवर क्या है। फूको ने फिर दूसरी बात इसी एनालिसिस से उसने ये बताया, ये डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ नॉलेज हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉलेज हैं, ये डिफरेंट कंक्लूजन के ऊपर लेके जाएंगे और डिफरेंट क्लेम करेंगे, और वो क्लेम कंपेटिटिव भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे लॉयर कह रहे हैं कि इसको सजाए मौत दो और साइको एनालिस्ट कह रहे हैं कि उसका इलाज करो। अब दुनिया कैसे देखे, जज कैसे देखे? तो सबसे पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि इंसान क्या है। इसको डिफाइन करने की सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इस सोसाइटी के अंदर क्या लॉयर्स के पास है, क्या आर्टिस्ट्स के पास है, क्या हिस्टोरियंस के पास है, या क्या कहते हैं क्या कहते हैं हिस्टोरियंस के पास है? तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा भाई जाहिर है कि साइको एनालिस्ट के पास है। अब अगर साइको एनालिस्ट के पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइको एनालिस्ट की बात मानी जाएगी और लॉयर की बात नहीं मानी जाएगी। तो जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज होता है वो प्रिवेल करता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो लॉज बन रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, उसको लेकर क्या बोलते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन बिल है। तो अब आप ये सवाल उठा सकते हैं ना कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल के बारे में जो आप क्लेम कर रहे हो वुमेन के बारे में, इसके पीछे क्या कौन सी नॉलेज है आपके पास? कोई पूछ रहा है? ये कोई पूछ रहा है? पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं क्या वो
इस IQ के लोग हैं, तो इलेक्टेड लोग हैं। जाहिर है कि उनके पीछे कोई पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्होंने बताया होगा कि भाई ये साइंटिफिकली कोहेरेंट क्लेम है, तभी ये लीगलाइज होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हर फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बता सकते हैं कि इस थीसिस के अंदर कौन सी चीज़ गलत है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो PhD में और पोस्ट डॉक्टरल थीसिस में जो बेसिक फ़र्क होता है वो यही होता है कि PhD थीसिस के अंदर जितना भी अच्छा काम कर दे, कोई ना कोई उसमें कीड़ा ज़रूर निकालता है बंदा। क्यों निकालता है? क्योंकि वो पेश कर रहा है कि भाई मैंने सही काम किया है या गलत काम किया है। बहुत सारे लोग PhD थीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं,